क्योंकि अब टाइम कम है ना। ये फैलाने का समय नहीं है, ये फैलाने का समय नहीं है, ये समेटने का समय है। मैं वन शॉट वीडियो देख लेता हूँ, तब मैं 100,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूट्यूब में बैठ के देख ले रहा हूँ। और तो अब वो फाइनल कुछ दिन रह गए जब तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे पास में बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा और तुम उस बोर्ड एग्जाम के पेपर को फोड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी रहोगे। लेकिन अभी भी इतने सारे दिन बचे हैं, अभी भी इतने सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही है लगातार रेगुलरली कि भैया मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मैथ्स की स्पेसिफिकली इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट लेवल की प्रॉब्लम्स होती है ना, उन सारी प्रॉब्लम्स को आज वन बाय वन डिस्कस करूंगा। एंड आई गारंटी अगर इस वीडियो को तुम एंड तक देखते हो तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी एक बार में खत्म हो जाएंगी। तो मैं सबसे पहली चीज़ वीडियो शुरू करने से पहले ये बोलना चाहूँगा ना कि अभी भी तुम्हारे पास में 1 महीने का टाइम है, अभी भी बहुत टाइम बचा रह गया है। मेरे को नहीं पता किसी और सब्जेक्ट में ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन मैथ्स में रिगरस प्रैक्टिस के थ्रू इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल कि तुम 100 आउट ऑफ 100 बिल्कुल फोड़ सकते हो। नो मैटर तुम्हारा लेवल क्या है, नो मैटर कि पिछले क्लासेस में तुम्हारे कितने परसेंटेज आए, लेकिन अगर तुम ढंग से सारी चीज़ों को अप्रोच करते हुए चलते हो तो आई गारंटी यू कि तुम मैथ्स के पेपर को बिल्कुल फोड़ डालोगे। अब फटाफट से सारे के सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। अब बच्चे बोलते हैं भैया जब टीचर हमको समझाता है ना कोई चीज़ तो हमें समझ आ जाता है। जैसे ही हम उनके पास में लेके गए कि ये लो सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, हमसे नहीं बन रहा, या फिर क्लास में एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर हम यूट्यूब में कोई लेक्चर देख रहे हैं, तो हमको तब समझ आता है हाँ ये तो आराम से बन जाएगा। लेकिन जब खुद से पेन पेपर लेके करने बैठते हैं ना तब समझ नहीं आता, तब ब्लैंक हो जाते हैं, तब एकदम वो स्टेप में जाके हम अटक जाते हैं। सेकंड चीज़ आती है कुछ भारी भारी चैप्टर्स जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सर्कल्स हो गए और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस टाइप के चैप्टर में हमको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों की यहीं पर आती है कि भैया ये चैप्टर्स हमको नहीं बनते, इसका क्या करें। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे बोलते हैं कि भैया हमें थ्योरम्स याद नहीं होते, हमें जो फॉर्मूलेज दिए होते हैं वो हमको याद नहीं होते, उनका क्या करें, हमको वो भी समझ नहीं आता। माइनस है कि प्लस है उस फॉर्मूले में वो भूल जाते हैं। एग्जाम हॉल में जाते ही पूरा का पूरा दिमाग खाली हो जाता है और कुछ भी याद नहीं आता। क्यों? यही प्रॉब्लम्स है ना तुम्हारी भी। तो चलो डिस्कस करते हैं वन बाई वन। तो इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कैटेगरीज के बारे में कि किस कैटेगरीज के चैप्टर होते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर होते होंगे जो तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं, जो तुम्हें लगता है कि बहुत ईजी है, एटलीस्ट तुम्हें उसके क्वेश्चन होते हो चाहे ना होते हो, लेकिन तुम्हें लगता होगा कि ये ईजी चैप्टर है। उसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर होते होंगे जो कि मीडियम कैटेगरी में लाई करते हैं, जो तुमको लगता है कि हाँ ये शायद बन भी जाते हैं कुछ क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं। और कुछ ऐसे चैप्टर आते हैं जो लगता है कि ये चैप्टर एग्जाम में ना ही आए तो बेस्ट रहेगा। तो क्या तुमने एक पेन पेपर लेके ये बाइफर्केशन किया है? और अगर नहीं किया है ना तो आज इसी वक्त बैठ के वो कर लो कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो तुम इन 3 कैटेगरीज में मानते हो, और फिर देखो कि तुम्हें क्या वो इजी और स्कोरिंग वाले भी जो चैप्टर्स है वो तुम्हें बनते हैं, या फिर तुम वो 2-3 चैप्टर को ही लेके बैठ गए और उन्हीं के पीछे रो रहे हो। क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों के साथ ऐसे ही होता है ना कि जो इजी चीज़ है ना वो भी एग्जाम में आती है ना, वो भी उनको नहीं बनता। वो 1 मार्क शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू उन्हीं में गलती होती है और फुल मार्क्स नहीं आ पाते। तो सबसे पहला काम करना है जो इजी कैटेगरी के क्वेश्चन है और मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन है ना, इनको तुम्हें लेना है और इनको एकदम परफेक्ट बनाना है। इनमें तुम अगर 1 से 2 दिन भी बहुत शानदार तरीके से दे दे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता इनमें फुल मार्क्स स्कोर करने से। अब इनके लिए तुम्हें स्पेसिफिकली क्या करनी है, सबसे पहले तुम्हें उठानी है एनसीईआरटी की बुक, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा। एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, एक एक थ्योरम, एक एक फॉर्मूला पूरा का पूरा ढंग से प्रैक्टिस करना है। और जो तुमने टिक मार्क कर रखे होंगे अभी तक, या तुम्हारे टीचर्स ने तुमको टिक मार्क कराया होगा कि बेटा ये क्वेश्चन तुमने सॉल्व, ये क्वेश्चन बस सॉल्व कर लो, इंपॉर्टेंट, वो तुम्हें ढंग से सॉल्व करना है एनसीईआरटी की मार्क्स। अगर तुम्हें चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे दूँ कि कौन कौन से चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम सॉल्व कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वो क्वेश्चंस तुम्हें कहाँ से मिलेंगे। बस अगर तुम उन क्वेश्चंस को ही बड़े ढंग से कर लेते हो ना जो मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा मैथ्स में फुल मार्क्स लाने से। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस एटलीस्ट 5 ईयर क्वेश्चंस तुम्हें उठाने हैं और उनको फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हें कर डालने हैं विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। अगर तुम इतना भी बड़े ढंग से कर लेते हो तो तुम्हारे ये सारे चैप्टर्स ईजी एंड स्कोरिंग और प्लस मीडियम वाले भी बहुत ढंग से हो जाएंगे। इसके बाद अगर तुम्हारे पास में टाइम बचता है तो बेस्ट बुक उठा लेना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उसको फटाफट से कर लेना। बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं लेकिन बहुत अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर तुम उन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो फिर तो गारंटीड है कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता मैथ्स में फुल मार्क्स लाने से। तो भैया अब उन चैप्टर का क्या जिससे हमारी फटती है बहुत ज़्यादा, हमको वो समझ ही नहीं आता हम क्या करें, ठीक है ना। तो तुम्हें मैं बेस्ट चीज़ बताता हूँ, क्योंकि लास्ट 1 मंथ है, एकदम हैक बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। जैसे मान लो कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, एंड इनफैक्ट ये तुम किसी भी चैप्टर में अप्लाई कर सकते हो।
उसके सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो। अब ये चीज़ मैं भी तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं नहीं करूँगा। ये मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथ से खुद मेहनत करके करो, तो चीज़ तुम्हें समझ आएगी कि सीबीएसई में क्या आता है और क्या नहीं आता। जनरली हम जिन चीज़ों से डरते हैं ना, वो कभी एग्जाम में आता ही नहीं और हमें पता ही नहीं होता है। तो देखो कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, सबसे पहले वो चीज़ एनालाइज करो, उस पैटर्न के क्वेश्चन निकालो और उसकी एक लिस्ट बनाओ और उस टाइप के 4-5 क्वेश्चन कर लो। तुम एकदम डन हो जाओगे, एकदम रेडी हो जाओगे। अगर तुम्हें समझ आ गया कि सीबीएसई क्या पूछ रहा है और अगर तुम उस सेम वैरायटी का क्वेश्चन रट भी लेते हो ना, एक पॉइंट के लिए मैं बोलूँ, तुम रट भी लेते हो तो क्या बुराई है। तुम एग्जाम में सेम टू सेम अगर वैल्यूज अलग आ गई तो बस डिफरेंट वैल्यूज के साथ में सॉल्व कर देना। टफ चैप्टर के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, इसलिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर उठाओ, देखो ट्रेंड क्या है, उस टाइप के क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर लो। कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा ना कि तुम सोच नहीं सकते। एंड फिर अगर टाइम बचता है तो जो मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं एनसीईआरटी के, वो सॉल्व कर लो। तो क्या कभी तुमने सोचा है कि विराट कोहली अगर सिर्फ मैच की प्रैक्टिस करता रह गया, मान लो वो बैट उठा रहा है और वो सिर्फ प्रैक्टिस मैच खेलने जा रहा है, तो क्या कभी वो सक्सेसफुल क्रिकेटर बन पाएगा? मैच खेलने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नेट प्रैक्टिस। अगर वो नेट प्रैक्टिस ढंग से नहीं करेगा तो वो मैच में भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सेम रूल अप्लाइज टू योर बोर्ड एग्जाम एज वेल। अगर तुम नेट प्रैक्टिस नहीं करते हो, व्हाट इज योर नेट प्रैक्टिस? नेट प्रैक्टिस इज सैम्पल पेपर, जैसे कि मैं हर वीडियो में तुम्हें बोल रहा हूँ और रिमाइंड कराते रह रहा हूँ। मैथ्स में सैम्पल पेपर की इंपॉर्टेंस पीक पे है, क्योंकि अगर तुम जैसा कि मैंने बताया प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अगर तुम जितना प्रैक्टिस करते हो, हर हफ्ते हर 3-4 दिन में एक सैम्पल पेपर देते रहो मैथ्स का, सिलेबस हुआ हो चाहे ना हुआ हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल डे ऑफ एग्जाम में तुम देखोगे कि काफ़ी बच्चे बोलेंगे मैथ्स का पेपर काफ़ी लेंदी आया भैया, हमारा तो आता था, लेकिन हमने सब कुछ प्रिपेयर किया था, हमें सब कुछ आता था, लेकिन आपने जैसा बोला था उस हिसाब से प्रिपेयर किया था, सब कुछ आता था, लेंदी था भैया, पेपर छूट गया। तो इसमें गलती किसकी है? गलती तुम्हारी है, क्योंकि सैम्पल पेपर नेट प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो टाइम मैनेजमेंट स्किल तुम सीख सको, वो एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप कर सको, वो प्रॉपर अपने हिसाब से टाइम डिज़ाइन कर सको कि इतने टाइम के अंदर में मुझे ये इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे मुझे रेगुलरली पूछ रहे थे कि भैया हम कौन सा बुक सॉल्व करें, ये आप हमको बता दीजिए। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। पहले स्टूडेंट जिन्होंने आज तक कोई बुक सॉल्व नहीं करी, और दूसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट है जिन्होंने कोई ना कोई आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा या कोई और बुक, मान लो एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर रखी है। तो उन्होंने प्रॉपर टिक मार्क कर रखा होगा, उनको पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी के बाद में डायरेक्टली वो क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो एंड यू आर डन। लेकिन उस कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, आज तक कोई भी बुक सॉल्व नहीं करी होगी, तो गलती से भी कोई सा भी बुक मत उठाओ। एडवांस के चक्कर में ऐसा होगा ना कि बेसिक भी नहीं बनेगा और बोर्ड एग्जाम में फेल होने की नौबत आ जाएगी। तो जैसा मैंने तुम्हें प्रीवियसली सारी चीज़ एक्सप्लेन करी है, उस चीज़ को फॉलो करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अब टाइम कम है ना, ये फैलाने का समय नहीं है, ये फैलाने का समय नहीं है, ये समेटने का समय है। ठीक है, चीज़ें जितनी ज़्यादा समेटोगे, रिसोर्सेज जितने ज़्यादा लिमिटेड रहोगे, उतनी ज़्यादा तुम्हें हेल्प होगी उन एंड के डेज में रिवाइज करने के लिए, जब तुम्हारे पास में गैप्स होंगे बोर्ड्स के वक्त। उस टाइम पे तुम्हें नहीं भटकना पड़ेगा कि भैया मैं 1 शॉट वीडियो देख लेता हूँ, तब मैं 100,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूट्यूब में बैठ के देख ले रहा हूँ, और कि कोई न्यूज़ आ रहा है भैया सीबीएसई का मैथ्स पेपर जो है वो लीक हो गया और मैं वो पेपर बना के चले जाऊँ। तो इन चीज़ों की नौबत ना आए, इसलिए आज से ढंग से काम करना शुरू कर दो। फॉर्मूला की एक लिस्ट बना लो, कितने फॉर्मूले, दो फॉर्मूले की एक लिस्ट बनेगी। तुम में से कितने बच्चों ने आज तक फॉर्मूला की एक लिस्ट बनाई, मुझे नीचे कमेंट करके बताना, जो बोलते हैं कि हमें फॉर्मूले याद नहीं होते। फॉर्मूले की 2 पेज की एक लिस्ट बनाओ, अपने सामने चिपका लो और डेली उसको 5 बार लिख के प्रैक्टिस करो। तो कौन रोकेगा? कौन रोक सकता है तुम्हें याद करने के लिए? अगर तुम याद करना चाहो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कोई तुम्हें रोकता है तो वो तुम खुद हो, कोई अगर तुम्हें रोकता है ना तो वो तुम खुद हो, पता है? तो खुद को रोकना बंद करो और जितने भी प्रॉब्लम्स है उनका सल्यूशन निकालने पे ज़्यादा फोकस करो, रैदर देन कि बैठ के तुम रो रहे हो कि मेरा क्या होगा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे फॉर्मूले याद नहीं हो रहे। तो बैठ के याद करो ना, 5 बार लिखो फॉर्मूले। 5 बार लिखे हो क्या? अगर नहीं लिखे हो तो याद नहीं होंगे, 5 बार लिखे हो तो याद हो जाएंगे, सिंपल। लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगा, ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th, ये तुम्हारे ना कैरेक्टर बिल्डिंग ईयर्स होते हैं, ठीक है ना। बच्चे सोचते हैं कि मार्क्स ला के क्या मिल जाएगा हमें, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे 80%, 70% भी आते, कौन पूछेगा कल। लेकिन तुमको तो पता है ना तुम्हारे कितने आए थे, ठीक है, तुमको तो पता रहेगा ज़िंदगी भर कि मेरे 10th में इतने परसेंटेज आए थे, मेरे 12th में इतने आए थे। एंड जब तुम आगे कॉलेज में जाओगे, अपना करियर बिल्ड करोगे, कुछ भी करोगे लाइफ में, लेकिन पीछे मुड़ के जब देखोगे कि तब मैंने फाइट मार के किया था, तो आगे कुछ फेलियर आएगा, तो तब तुम्हें लगेगा कि मैं तब कर गया तो अभी भी कर सकता हूँ। तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इस बैटल को लड़ना और जीतना, क्योंकि ये तुम्हारे लाइफ का नेक्स्ट इमीडिएट बैटल है। इस छोटे से बैटल को जीतोगे तो आगे बड़े बैटल्स भी जीतने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो छोटा मत सोचो, सोचना है तो बड़ा सोचो। अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, जब तक एंड डे ऑफ एग्ज़ाम, तुम्हारा एग्ज़ाम 3 घंटे के बाद ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो अपने ऊपर बिलीफ रखो
एंड मुझे भरोसा है एज अ बड़ा भाई तुम पे कि तुम कर सकते हो, मुझसे ज़्यादा भरोसा है कि तुम कर सकते हो, क्योंकि मुझे दिखती है वो एबिलिटी तुम में, एंड तुम सब में बहुत पावर है, इमेंस पावर है। अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो। सही बताऊं, क्लास 10 का एग्जाम एकदम छोटू सा एग्जाम है, कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स अभी आने वाले तुम्हारे सामने, तो चिल रहो, अपना बेस्ट दो, सब कुछ अच्छा होगा। तो अगर तुम्हें मोटिवेट होना है ना कि भैया क्लास 10th में अच्छे नंबर लाके क्या होगा, 12th में लाके क्या होगा, एक अच्छा कॉलेज जाने के बाद लाइफ कैसी होगी, अगर वो तुम्हें वो मोटिवेशन लेना है कि एक अच्छे कॉलेज में जाने के बाद ना लाइफ कैसी होती है, वो ड्रीम लाइफ, तो मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एट बिट्स गोवा मैंने बना रखा है अपना। उस वीडियो को देखो कि एक टियर 1 कॉलेज में लाइफ कैसी दिखती है, और उस वीडियो से मोटिवेशन लो और सीधा पढ़ने बैठ जाओ। तो जान लगा दो या फिर जाने दो। ऑल द वेरी बेस्ट।